नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और लगातार हम बात कर रहे हैं आज पेश हुए आम बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-2023 का आम बजट संसद में पेश कर दिया। अब इस पर लगातार मंथन भी हो रहा है कि किसे क्या मिला है, किस क्षेत्र को लाभ हुआ है और कौन सा क्षेत्र रहा जिसकी आशाएं थी वो धूमिल हो गई हैं। बहुत सारे ऐसे हाईलाइट्स हैं जिनका हम जिक्र अपने लगातार खबरों में कर रहे हैं। तो बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह हाईलाइट्स होती थी, आशा होती है सैलरी क्लास को, सर्विस क्लास को कि उन्हें कोई राहत टैक्स स्लैब में मिलेगी, लेकिन इस बार नहीं मिली। यानी आप पहले जितना टैक्स देते थे अब भी उसी तरह उतना ही टैक्स आपको देना होगा। और एक नई बात यह कि अब क्रिप्टो करेंसी पर भी 30% टैक्स लगेगा। और अगर आपको यहां टैक्स को लेकर छापेमारी आपके यहां होती है तो जो भी संपत्ति होगी उसका कोई सेटलमेंट नहीं होगा, बल्कि वो पूरी जो छापेमारी में बरामद की गई रकम है उसकी जब्ती होगी। और इस बार के बजट में बेरोजगारों के लिए 60 लाख नई नौकरियों और गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाने का ऐलान भी इस बजट में किया गया है। कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो कॉर्पोरेट जगत के लिए भी हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में भी कमी की गई है, 18 से घटाकर 15% किया गया है। इससे पहले भी कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई थी और उस लिहाज से ये कॉर्पोरेट जगत के लिए भी एक अच्छी बात कही जाएगी। लेकिन सैलरी क्लास के लिए कोई राहत नहीं है। कुछ चीजें सस्ती जरूर हुई हैं, लेकिन ये ऐसी चीजें जो आप रोजमर्रा में नहीं खरीदते हैं। चमड़े के सामान, ज्वेलरी, ये जरूर सस्ती हुई हैं, लेकिन इनका अमूमन आप रोज नहीं खरीदते हैं। ऐसी चीजों पर कह सकते हैं कि राहत नहीं मिली है जो डेली बेसिस पर आपके इस्तेमाल होती हैं। किराने की सामान, दूसरी वस्तुएं, इन पर कोई राहत फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आई है। इनकम टैक्स स्लैब जरूर आप समझ रहे हैं जो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। और अब रिएक्शन भी इस बजट पर आने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ इस बजट पर रिएक्शन दिया है वो आपको सुनाते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। ये नए भारत के निर्माण का बजट है। समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। इस बजट में नई शिक्षा नीति को जमीन पर लागू करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है और कोविड काल के बाद देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। यह महिला सशक्तिकरण का, युवाओं को रोजगार देने का, गरीब और किसान के कल्याण का और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है, जिसमें देश की सुरक्षा के लिए रक्षा बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। 25% बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री जी आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। Sir, I want to take a moment to express my empathy. तो आम बजट पेश कर दिया गया और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बजट को बूस्टर डोज वाला बजट कहा जा रहा है। किन किन क्षेत्रों में, किन किन सेक्टर में बूस्ट किया गया है ये जरूर हम समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि कुछ क्लास को जरूर इस बजट से निराशा हाथ लगी होगी, लेकिन कॉर्पोरेट जगत जरूर इस बजट से खुश जरूर होगा। हालांकि शेयर मार्केट में अलग अलग तरह के सेंटिमेंट्स नजर आ रहे थे, कभी अप हुआ मार्केट, कभी डाउन भी हुआ, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कपिल होलकर जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर कपिल होलकर जी। साथ ही बीजेपी नेता अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कपिल होलकर साहब, आपसे समझना चाहूंगा, बूस्टर डोज वाला बजट इसे कहा जा रहा है, किन किन क्षेत्रों में खासतौर से बूस्ट किया गया है और ये बूस्ट, इसके नतीजे हमें कब तक
भविष्य में नजर आने की हमें आशा करनी चाहिए? देखिए, अगर हम बात करें तो मोदी सरकार का शुरू से ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट और हर व्यक्ति को घर और हर घर नल से जल, ये चीज़ों पे जोर शुरुआत से रहा है। पिछले बजट में भी हमने इन बातों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़्यादा एम्फेसिस देखा था, और ये बजट में इन्होंने इसको और इफेक्टिवली लाने की बात करी है। जहाँ तक बात करें 400 नई ट्रेनें चलाने की बात करी है, वंदे भारत नई पीढ़ी की ट्रेनें चलेंगी, तो आज जिस तरह से हमारा देश बदल रहा है, जिस तरह से ये युवाओं का देश है, तो इस तरफ एक ये अच्छा कदम मानता हूँ मैं कि आपको नया ढांचा देना पड़ेगा इस युवा को कि वो उन सुविधाओं का उपयोग करे, भले ही उसके लिए उसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़े, तो वो हंसते हंसते पे कर सकता है। दूसरी चीज़, जहाँ तक हम सड़कों का बात करते हैं, तो सड़कों का जाल बिछाना किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही एक कारण है जिससे गाँवों को शहरों से जोड़ा जा सकता है। जो शहर की प्रगति है वो गाँव तक पहुँच सकती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा, आप जितना नेटवर्क स्ट्रांग जोड़ेंगे, उतना सर्वांगीण विकास की जो हम बात करते हैं वहाँ पे वो होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे ले, उसके लिए भी सड़कों की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम इन्हें लेके आएंगे, 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। तो मुझे लगता है कि, और एक और ख़ास बात, हमारा देश जहाँ पे सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे इस सेक्टर से एक बहुत बड़ा रोजगार भी उत्पन्न होता है। 80,000 मकान देने की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं एक सीमेंट उद्योग, स्टील उद्योग, फर्नीचर उद्योग, इन सबको भी बढ़ावा मिलता है। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसी कंट्री के सर्वांगीण विकास के लिए ये कहीं ना कहीं से एक तरीके से बूस्टर ही है कि जो उस इकोनॉमी को ग्रो कर सकेगा, उस कंट्री में एक नया ब्लड हम कहें कि इन्फ्यूज कर सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंफ्रा पर खासा फोकस है सरकार का। कॉरिडोर बनाने की बात है, नेशनल हाईवे को और विस्तार देने की बात है, और साल 25,000 किलोमीटर से ज्यादा का नेशनल हाईवे का जो जाल है वो होगा देश भर के अंदर। और भी अलग अलग क्षेत्रों में प्रावधान किया जा रहा है। हम और अहम बिंदुओं को समझेंगे, लेकिन उससे पहले अमित चिमनानी जी के पास चलते हैं। अमित चिमनानी जी, आप भी इस बजट को बहुत गौर से सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। क्या नजर आता है इस बजट में आपको, आम जनता के लिहाज से या फिर किसानों के लिहाज से ही हम कह दें? कई बड़ी घोषणाएं किसानों के लिए भी हैं। देखिए, किसानों के लिए सबसे बड़ी बात जो कमिटमेंट केंद्र सरकार ने किया था, और जो अफवाह ये लोग फैला रहे थे कि एमएसपी पे खरीद नहीं होगी, बंद हो जाएगी, सरकार ने एमएसपी पे खरीद का लक्ष्य 2 लाख करोड़ से ज्यादा कर दिया है। ये एक ऐतिहासिक कदम है, और कांग्रेस की सरकारों में महज कुछ हजार करोड़ रुपए ही एमएसपी पे खरीद पे मिलते थे, और अभी है 2.7 लाख करोड़। बड़ी बात है कि डिजिटलाइजेशन के इस दौर में जब सभी लोग जुड़ रहे हैं, बड़ी इलेक्ट्रॉनिक क्रांति है, तो किसान उससे पीछे क्यों रहे? तो किसानों को भी डिजिटली सर्विस दी जाने का बात किया है। कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाने की बात हुई है, और फलों के उत्पादन पे हमने देखा है, जो फसलें हैं उसकी तो बात चलती है, लेकिन इस बार का बजट फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी पैकेज की मांग कर रहा है, और एक प्रोविजन उसके लिए भी किया गया है। तेल तिलहन का भी उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलने जा रहा है। तो चौमुखी विकास एग्रीकल्चर सेक्टर का, इससे कृषि उपकरणों को भी सस्ता किया गया है। तो ये सारे प्रोविजन किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। और मैं एक चीज और ऐड करूं, 100 मर्ज की एक दवा। अगर किसी देश ने अपना पूंजीगत व्यय बढ़ा लिया, उस देश को विकसित होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमारा जो देश है वो 2014 से पहले पूंजीगत व्यय करता ही नहीं था कांग्रेस की सरकारों में, लेकिन पिछले बार का जो पूंजीगत व्यय था 5.5 लाख करोड़, उसको भी 2 लाख करोड़ इस सरकार ने कोरोना की त्रासदी के बाद बढ़ा दिया है। 35% इंक्रीमेंट है। जीडीपी का 3% पूंजीगत व्यय में हम जो खर्चा करेंगे, ये 7.5 लाख करोड़ से देश की बुनियादी सुविधाएं बढ़ेंगी, देश में रोजगार बढ़ेगा, और जितने भी सेक्टर हैं सब सेक्टर से खरीदी होगी, इससे व्यापार भी बढ़ेगा। तो मैंने जो कहा कि 100 मर्ज की एक दवा, इससे भारत बहुत तरक्की करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, पूंजीगत व्यय का आप जिक्र कर रहे हैं, और बजट का आकार भी बड़ा है। 39 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है ये, और
एक और बात कपिल होलकर जी आपसे समझना चाहूंगा, एमएसपी, अब एमएसपी का जो पैसा है वो सीधे किसानों के खाते में देने की बात कही जा रही है। 2,70,000 करोड़ से ज्यादा की एमएसपी के तौर पर खरीदी होगी, सरकार खरीदी करेगी, ये दायरा भी बढ़ाया गया है एमएसपी के माध्यम से खरीदी का। फिल्टर करने की कोशिश है क्या कि इसका बेजा लाभ ना ले जाएं ऐसे लोग भी जो कई बार छोटे किसानों के नाम पर बहुत बड़ी फसल कहीं दूसरी जगह से लाकर इकट्ठा कर एमएसपी पर बेच दिया करते थे लोग? बिल्कुल, देखिए किसी भी देश में अगर आपको आधारभूत सुविधाएं या योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाना है तो जो बीच में करप्शन है उसको आपको हटाना होगा, और करप्शन हटाने का सबसे अच्छा तरीका है डिजिटाइजेशन करना चीज़ों का। आप देखें जब पासपोर्ट बनवाने जाते थे आज से कुछ साल पहले, तब एक अलग ही पीड़ा होती थी जो व्यक्ति पासपोर्ट बनाने जाता था उसका। पासपोर्ट जैसे डिजिटाइजेशन हुआ, प्राइवेट एजेंसी को लाया गया है बीच में, आज पासपोर्ट बनाना इतना आसान है। अगर आपके सारे कागज सही हैं और आप ईमानदारी से हर चीज़ कर रहे हैं तो आपका पासपोर्ट विद इन 15 days to 20 days आपका पासपोर्ट आ जाता है। इनकम टैक्स रिफंड की बात करें हम, मुझे याद है एक ज़माने में इनकम टैक्स रिफंड लेने के लिए 6-6 महीने साल भर बाद आपका रिफंड आता था और उसमें भी दक्षिणा देनी पड़ती थी लोगों को। आज अभी इस फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का लोगों ने रिटर्न फाइल किया और जिसके सैलरीड क्लास के सबके रिफंड विद इन 72 आवर्स के अंदर रिफंड भी आ गए, लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो ये डिजिटाइजेशन का फायदा है, और ये जितना ज्यादा इसमें और जोड़ूंगा, इस पर भी थोड़ा क्लियर करिएगा। आईटीआर की गड़बड़ी 2 साल तक सुधारी जा सकेगी, ये एक लाइन भी बार बार दोहराई जा रही है, ये क्या है? देखिए कई बार क्या होता है कि आपके पास में इनकम टैक्स का कैलकुलेशन आप करते हैं जी, तो आप अपने किसी भी जिस वकील या जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, तो कई बार जल्दबाजी में या जाने अनजाने में हम कोई आय का मद दिखाना भूल जाते हैं। जैसे समझिए मेरी बैंक में 4 बैंकों में अलग अलग फिक्स डिपॉजिट है, पर मैं किसी कारण से एक बैंक का फिक्स डिपॉजिट नहीं ला पाया जी, तो उसकी मैं इंटरेस्ट की इनकम नहीं दिखा पाया, तो मैं अगले 2 साल में उसको दिखा के उस पर टैक्स भर सकता हूँ, तो उस पर मुझे पेनाल्टी या जो भी मुझे सरचार्ज वगैरह लगते थे वो नहीं लगेंगे। तो एक अच्छा कदम है, ईमानदार व्यक्ति को उसकी गलती के लिए हर्जाना न देना पड़े, उसकी गलती को वो अगर मान लेता है तो ईमानदारी से वो टैक्स पे कर दे, तो एक बहुत अच्छा कदम है। दूसरा कदम और सराहनीय यहाँ पे है कि अगर किसी के यहाँ इनकम टैक्स की रेड होती है और अनडिक्लेयर्ड इनकम या कोई ऐसी पूंजी, ऐसा पैसा, गोल्ड या ऐसी चीज़ मिलती है जो जिसको वो नहीं जस्टिफाई कर पाता है, तो उस पर सेटलमेंट नहीं होगा, वो जब्त हो जाएगी पूरी। ये एक बहुत अच्छा कदम है करप्ट लोगों के लिए, काला धन जमा करने वालों के लिए। मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा कदम सरकार लेके आई है। बिल्कुल बिल्कुल। अमित चिमनानी जी, वेलफेयर स्कीम पर उतना फोकस नजर नहीं आया, हम या कहें कि जो पहले से चल रही थी स्कीम उन पर उन्हें और आगे बढ़ाया गया है? देखिए, बुनियादी जो सुविधाओं से वंचित था हमारा देश, वो बुनियादी सुविधाओं को हमारी मोदी सरकार ने 2014-15 में ही आइडेंटिफाई किया और उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आपने खुद जिक्र किया कि 80 लाख मकान निर्मित होने जा रहे हैं, यानी कि लगभग देश की 4 करोड़ आबादी को छत मिलेगी, वो बारिश से, गर्मी से, ठंड से बचेंगे। तो ये बहुत बड़ी वेलफेयर स्कीम है। 4-4 किलोमीटर महिलाएं जाती हैं पानी लेके। चिमनानी जी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तकलीफ होती है। 80 लाख मकान पूरे होंगे, 80 लाख मकान पूरे होंगे, यानी कि जो पहले से निर्माण जिनका चल रहा है उन्हें पूरा किया जाएगा निश्चित तौर पर। लेकिन अगर हम एक परिवार में भी 5 आदमी मानते हैं तो इससे 4 करोड़ की आबादी प्रभावित होती है, प्रशांत जी। और मैं बता रहा था कि जो महिलाओं को आज तक 75वां साल हो गया आजादी का, पानी की तकलीफ है, घरों में नल नहीं है, हमारी सरकार ने बीड़ा उठाया है कि अब हर घर में नल हो, महिलाओं को पानी भरने के लिए 6-6 किलोमीटर जाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। ये बातें देश के जज्बातों से जुड़ी हुई बातें, और बड़ी तकलीफ उठाती हैं महिलाएं, तो उनको ये राहत मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी वेलफेयर स्कीम है। और जब रोजगार की हम बात करते हैं ना, 60 लाख लोगों को अगर अतिरिक्त रोजगार नौकरी के माध्यम से मेक इन इंडिया में मिलेगा, तो निश्चित तौर पर जब एक परिवार की आमदनी में वृद्धि होगी तो वो परिवार और ज्यादा खुशहाल होगा। तो मुझे लगता है कि एक एक निर्णय से 4-4 फायदों वाला काम इस बजट में हमें दिखाई देता है, जो
देश को भी ऊंचाई पर ले जाएगा और देश में रहने वालों को बुनियादी सुविधाएं देकर के उनके जीवन स्तर को भी बढ़ाने का काम करेगा। जी ठीक है। कपिल होलकर जी, इसे बूस्टर वाला डोज हम बार बार कह रहे हैं, लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। अभी चूंकि 5 राज्यों को हम छोड़ दें, देश का जो चुनाव है वो अभी थोड़ा सा दूर है, इस वजह से ऐसा ये बजट हम देख पा रहे हैं क्या? हो सकता है कि अगला बजट या फिर चुनावी साल का बजट ऐसा ना हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा चुनाव का असर पड़ता है या पड़ेगा जी। क्योंकि सरकार भी समझ रही है और जनता भी ये चीज़ समझती है, और मैं कहूँगा कि हमारी देश की जनता काफ़ी जागरूक है और इन चीज़ों को समझती है कि क्या प्रलोभन है और क्या सही है। तो अगर आप देखें तो 2.37 लाख करोड़ की परचेज एमएसपी के माध्यम से जो करना, ये भी किसानों के लिए ही है। बिल्कुल। तो ये भी कहीं ना कहीं ये आज इलेक्शन नहीं है तो भी ये है, और मुझे लगता है सरकार अगले साल इसको और बढ़ाएगी, और इलेक्शन होगा उस साल और बढ़ाएगी। तो ये आधारभूत चीज़ें हैं जो सरकार कर रही है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इलेक्शन का इससे कोई बहुत ज़्यादा कोरिलेट करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि ये सरकार अगर आप देखें तो एक तरफ यूनिकॉर्न्स की भी बात करती है, एक तरफ स्टार्टअप्स की भी बात करती है, एक तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर को भी 18% से 15% पे लेके जाती है, कॉर्पोरेटिव सेक्टर को भी कॉर्पोरेट सेक्टर के बराबरी से लेके आने के लिए तैयार है। तो ये सरकार सब जगह सोच रही है, सब जगह देख रही है। वन स्टॉप वन क्रॉप की भी बात कर रही है कि एक डिस्ट्रिक्ट एक जहाँ रेलवे स्टेशन का स्टॉप होगा वहाँ पे एक क्रॉप आइडेंटिफाई करके वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात करी जाएगी। तो आम किसान की और सारी बातें हैं जो ध्यान में रखी गई है बजट को बनाते वक्त। मुझे बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर शब्द आते हैं पॉपुलिस्ट बजट या फिर इलेक्शन बजट, लेकिन इस बार इस बजट में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कम ही किया जा रहा है, चूंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है, किसानों पर फोकस है इस बार के इस बजट का। आम जनता के लिहाज से कई मदों में पैसा डाला जाएगा। बहुत शुक्रिया अमित चिमनानी जी हमसे बात करने के लिए। कपिल जी आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो आज पेश हुए आम बजट को बूस्टर डोज कहा जा रहा है, इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन है, ये सुनिए। This is a pro-growth budget which is emphasizing capital expenditure, the virtuous investment cycle that will power GDP growth forward. And the important thing to recognize is that this is a deflationary budget because we are investing on the supply side. It will keep inflation under control, and as a result of that, there will be tremendous job creation and growth in the economy. Our policy, predictability, stability in our tax regime, all of that has been maintained as well. It is a very extraordinary budget which lays the outline for the coming 2-3 years, identified 5 sectors and lays down a very powerful roadmap for Indian economy truly acquiring 9% plus growth rate. Thereafter, there is inclusion provision for agriculture, for education, manufacturing, communication and robust tax base. So I compliment the Prime Minister and the Finance Minister. मैं मानता हूँ कि जो सप्लाई चेन है उसके लिए जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है, और आने वाले समय में आने वाली नए सिरे की जो चुनौतियां हैं उनको पहले से ही इसमें समाधान दिया है, और इसलिए 2021-22 और 22-23 दोनों बजट की जो निरंतरता है ये अभिनंदनीय है। मुझे लगता है कि हम किसी समस्या को टुकड़ों में नहीं देखते हैं, लगातार है, और इसलिए मैंने कहा कि कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं है जिन क्षेत्रों में हमने आगे तक दूरगामी विचार नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि जो क्रमवार जो एक वित्तीय प्रबंधन होता है उस बात के लिए वित्त मंत्री का अभिनंदन। डिजिटल करेंसी आ गया है, क्रिप्टो करेंसी की बात मत करिए, डिजिटल करेंसी। और दूसरा, जो भी इन्वेस्ट करते हैं, जो भी ब्लैक मनी इन्वेस्ट किया है, 1% उनको इमीडिएटली टीडीएस देना है, उसके बाद 30% टैक्स देना है। तो ऑटोमेटिक जो है ये लीगलाइज तरह से जो है, जिन्होंने कहा रखा है कि बहुत इन्वेस्टमेंट हो रखा है, चीजें रखे ये, क्योंकि ये सब इलीगल था भारत में, तो जो लोग किए हैं वो फंसेंगे और सभी जेल जाएंगे, क्योंकि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जो है वो काफी हार्ड एंड फास्ट किया गया, हार्डन किया गया है उसको। तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले 5-7 दिन में आपको दिखाई। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव के यह इस कालखंड का अमृत बजट है, और आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं
के अनुरूप है। पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला यह बजट है। सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र पर आधारित ये बजट है। बजट बहुत अच्छा बजट है, बहुत इंक्लूसिव, सबको ध्यान में रखा गया है। गरीबों के लिए, गांव के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए, और फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म्स लाए हैं। बहुत ही अच्छा बजट है, और जिस हिसाब से इकोनॉमिक रिकवरी हुआ है उस हिसाब से बहुत अच्छा बजट है। देखिए, वैश्विक आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में आत्मनिर्भर भारत के सफर को आश्वस्त करता और आगे बढ़ाता ये बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ इस पैंडेमिक पीरियड में, इस संकट काल में, जहां पर अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखने के प्रयास किए गए, जिसका नतीजा है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस वैश्विक आर्थिक तंगी और मंदी के दौरान भी जो है वो स्टेबल रही। वहीं दूसरी ओर गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, नौजवान, महिलाएं और कर्मचारी, उसके साथ ही साथ जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, उन सभी के हितों का पूरी मजबूती के साथ ध्यान रखा गया है। और मैं मानता हूं कि इस पूरी दुनिया में जो इस वक्त आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में एक विश्वास का, एक भरोसे का, एक होप का मजबूत एहसास कराने वाला ये बजट है। तो आम बजट पेश किया जा चुका है, देश का आम बजट, और अब इस पर लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं। खंगाला जा रहा है कि किसके लिए क्या हासिल हुआ। बुलेटिन में बस इतना ही।